हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम BHIC 131 का बारे में पढ़ेंगे जो इग्नू में एग्ज़ाम होने वाला है। भारत के इतिहास है, थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। इसके हम कॉन्सेप्ट को 10 मिनट के अप्रॉक्स कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर इसके 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को जानने के लिए हमें कैसे पता चलता है, तो उसके लिए हम साहित्यिक यानी पुरातात्विक स्रोतों का जो है अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए इतिहासकार जो हैं हमें मैं आपको जो है नॉर्मल बताता जाऊंगा। आप चाहो तो इसे रीड कर सकते हो। इसको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हम उसके जो हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और साहित्यिक स्रोत इसमें जो है अभिलेख, पुरो सिक्के वगैरह, पुरातात्विक वगैरह, इनके अध्ययन करते हैं। इनको डिटेल से हम अंदर करेंगे, मतलब जो भी है वो हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है जिससे हम सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, चंद्रगुप्त काल, इन सभी को जो अभिलेख हैं और विदेशी यात्रियों द्वारा द्वारा जो आए हैं, जैसे हेनसांग जो हैं चीन यात्री थे, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। वैसे हम आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे जो अध्ययन होता है उसके बारे में हम देखते हैं। साहित्यिक स्रोत में जो है, साहित्यिक स्रोत वे ग्रंथ होते हैं जो तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति को वर्णन करता है। साहित्यिक स्रोत में 2 पॉइंट आ जाते हैं। धार्मिक साहित्य, जो धार्मिक साहित्य के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, और दूसरा आ जाता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य धार्मिक साहित्य में होता है, रिलीजियस लेक्चर में होता है। धार्मिक ग्रंथ प्राचीन इतिहास का धार्मिक ग्रंथ जो है प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसमें धार्मिक विश्वास, सामाजिक व्यवस्था और जीवन शैली की जानकारी मिलती है। और धार्मिक ग्रंथ में आ जाते हैं वेद। वेद वो प्राचीन सबसे ग्रंथ है जिनमें आर्यों को साहित्य को मिलता है। आर्य की धार्मिक साहित्य माना जाता है। वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ये सब हमारा धार्मिक साहित्य में जो है हमारा साहित्यिक स्रोत में ही आ जाता है, धार्मिक स्रोत। और धार्मिक स्रोत के अंदर ये सब वेद वगैरह वो सब लॉन्ग आंसर में लिख सकते हो। ऋग्वेद में ये सबसे प्राचीनतम वेद है। और ऋग्वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये वेद जो है सबसे प्राचीनतम है, जो वैदिक साहित्य और साहित्यिक स्रोत का सबसे बड़ा प्रमाणित वो देते हैं। जिसमें ऋग्वेद होते हैं, ये सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं। इसमें आर्यों के प्रारंभिक जीवन, समाज, राजनीति, कृषि और धर्म की जानकारी मिलती है। आर्यों की सभ्यता और संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सामवेद जो होता है, सामवेद को हम संगीत वगैरह, ये सब संगीत की जानकारी यहाँ से मिलती है। संगीत और गायन की जानकारी यहाँ से मिलती है। धार्मिक अनुष्ठानों का उपयोग यहाँ से मिलता है। यजुर्वेद में होता है राजाओं का साथ युद्ध होते हैं, कर्मकांड, ये सब जो है यजुर्वेद में आते हैं। और इसमें धार्मिक परंपराओं, सामाजिक व्यवस्था को करते हैं। और इन सभी पुरातात्विक जो स्रोत हैं जो हम आगे पढ़ रहे हैं और जो पढ़ने वाले हैं, इससे हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को हम जानने में हमें मदद मिलता है। ये लॉन्ग आंसर में ये सब पॉइंटें आपको लिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अथर्ववेद सबसे प्राचीनतम वेद हैं। इसमें जो है जादू टोना, चिकित्सा, लोक जीवन से संबंधित जानकारी अथर्ववेद में मिलती है कि उस समय ये सब चीज़ें अथर्ववेद में ज़्यादा होता था। और ये समानता जनता जनता की जीवन की जानकारी मिलती है। इसमें ये जो है हम इसकी अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF मिल जाएगा। उसके लिए PDF के लिए मिनिमम 20 लाइक्स तो होना ही चाहिए। उसके बाद मैं PDF वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सेकंड जो है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। ब्राह्मण ग्रंथ वे वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ है। इसमें यज्ञों और धार्मिक विधियों का वर्णन मिलता है। इसमें वैदिक समाज और धर्म की जो है जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वही सब आगे आरण्य आरण्य को वो होते हैं। आरण्य ये ग्रंथ जंगलों में रहने वाले ऋषियों द्वारा लिखे जाते हैं। और ये जो वेद वगैरह हैं, वेद जो होते हैं वो हमारे वो जंगलों में ऋषियों मुनियों द्वारा किया गया था। कहा जाता है ऐसे कि वेद जो होते हैं, वेद वो मौखिक रूप से एक दूसरे के मौखिक रूप से ज्ञानों का ट्रांसफर होता है, लिखित का कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए इसमें त्रुटि की संभावना ज़्यादा है कि हम एक दूसरे को आपस में बता रहे तो हो सकते हैं कुछ पॉइंट है उसमें जो दूसरे किसी को और बताएं तो मिस हो सकता है। इसीलिए वेद में त्रुटि थोड़ा सा हो सकता है।
अरण्य जो है दूसरों को बताने के लिए। अरण्य वो होते हैं वे ग्रंथ जो जंगलों में रहने वाले ऋषियों द्वारा लिखे जाते हैं। इसमें ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी मिलती है। ये कर्म कांड से हटकर ज्ञान और चिंतन में बदल जाते हैं। उपनिषद उपनिषद जो होता है वो भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है। भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है। इससे आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, कर्मकांड सिद्धांतों की चर्चा मिलती है। इससे प्राचीनतम दार्शनिक विचारों की जानकारी मिलती है। कर्मकांड उपनिषद और महाकाव्य, महाकाव्य में हम आ जाता है रामायण, महाभारत। ये सब महाकाव्य हैं जिससे हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की जानकारी मिलती है। रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा रचित है। इसमें भगवान राम की जीवनी का वर्णन है। इससे उस समय की सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। महाभारत जो है वो वेद व्यास द्वारा रचा गया है। महाभारत जो है 18 भाग में डिवाइड किया गया है। यह जो विश्व का सबसे बड़ा काव्य माना जाता है। इसमें जो है कुरुक्षेत्र और युद्ध के तत्कालीन समाज का वर्णन मिलता है। भागवत गीता भी इसी का एक भाग है। महाभारत हो गया। महाकाव्य में आपका रामायण, महाभारत और ऊपर में उपनिषद, आरण्य, ये सब पहले ही देख लिए हैं हम। ऋग्वेद और वेद जो होते हैं, वेद वो ये सब सारे साहित्यिक स्रोत में हमारे चल रहे हैं। आप पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में साहित्यिक पुरातात्विक स्रोतों का उल्लेख करिए, तो ये सब आप लिख सकते हो। और इसी में हमारा आ जाता है पुराण। हमारा पुराण हो गया। पुराणों का प्राचीनतम राजाओं, वंशों और धार्मिक कथाओं का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 18 पुराण हैं। वे भारतीय इतिहास के धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। बौद्धिक साहित्य और जैन साहित्य, ये दोनों भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बौद्धिक साहित्य जो है बौद्ध ग्रंथों में उनको गौतम बुद्ध की जानकारी मिलती है। जो उस समय समाज की जानकारी यहाँ से मिलती है। और जो है बुद्ध ग्रंथ में जो है इसमें 3 है। त्रिपिटक जो है वो हमारा इससे मिलता है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक से जो है बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म जो है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना किया गया था। जो बौद्ध धर्म है वो जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ जो ये लाए गए थे। और बाद में चलकर बौद्ध धर्म भी कमज़ोर होता गया। और बौद्ध धर्म जो जातक कथाएँ हैं, ये जातक कथाएँ जो बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म पे आधारित हैं। इससे व्यापार, समाज और आर्थिक जानकारी मिलती है। जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य के ग्रंथों को आयाम कहते हैं। इससे महावीर की जीवन तथा धर्म जीवन और सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय समाज में व्यापार का दर्शन मिलता है। और बौद्ध और जैन साहित्य जो है वो हिंदू धर्म से जो कुरीतियाँ थी उसके खिलाफ लड़ा गया था। बस जैन धर्म भी है और आगे चलकर ये ही 2 भागों में डिवाइड हो गया। पहला श्वेतांबर और दिगंबर। और वैसे जानते हो ये जैन धर्म के जो हैं वो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति माना अगर। और इसमें जो है अहिंसा, जैन धर्म में जो है अहिंसा पे बल दिया गया, इसलिए खेती वगैरह करने से रोका गया था। और ये जो है लौकिक साहित्य, ये साहित्य धार्मिक जो है धार्मिक और होकर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषय से संबंधित है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य द्वारा रचित है। और ये मौर्यकालीन प्रशासन और राजनीति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे कर व्यवस्था, सेना, न्याय, प्रशासन का वर्णन हमें मिलता है। अर्थव्यवस्था हो गया। अर्थव्यवस्था में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जानकारी मिलती है। और जो अर्थशास्त्र है हमारा, इसमें जो है इससे हमें भारत की राजनीतिक व्यवस्था को उसमें दर्शाया गया है। ऐसा नहीं कि अर्थशास्त्र में इकोनॉमी को दर्शाया गया, उस समय भारत के राजा के राजत्व को, सिद्धांतों को अर्थशास्त्र में दर्शाया गया है। इंडिका मेगा स्टनीज द्वारा लिखा गया है। मेगा स्टनीज ये जो है विदेशी यात्रियों द्वारा दिए गए साक्ष्य हैं। जिसमें हम लौकिक साहित्य हमने पढ़ लिया। अब ये सब इंडिका, अर्थशास्त्र, ये सब मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज जो थे यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसने भारतीय समाज और प्रशासन और नगर व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है।
वर्णन किया है। और दूसरा हो गया सांस्कृतिक साहित्य। सांस्कृतिक साहित्य अर्थशास्त्र और संस्कृत साहित्य में कालिदास, भानुभक्त आदि लेखकों द्वारा रचनाएं महत्वपूर्ण स्रोतों उससे हमें वहाँ से मिलता है। इससे समाज और कला, इससे जो है समाज समाज संस्कृति को कला की जानकारी वहाँ से हमें मिलती है। और ये कालिदास के बहुत सारे रचनाएं हैं, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, ये सब जो है। और कालिदास का मलिक का अग्निकुंड, ये सब रचनाएं जिससे हमें भारतीय समाज संस्कृति कला की जानकारी मिलती है। संगम साहित्य, जिससे दक्षिण भारत के इतिहासों को जानने का हमें अवसर मिलता है, जिसमें हम दक्षिण भारत के प्राचीनतम सबसे तमिल साहित्य है, जिसमें चोल चेल पांड राजाओं का वर्णन मिलता है। ये तीनों राजवंश जो है दक्षिण भारत के संगम राजवंश में वो किए थे। दक्षिण भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी मिलती है। हमने वो जो है साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा जो है हमारा साहित्यिक स्रोत में ही आ जाता है विदेशी यात्रियों द्वारा विवरण, जिसमें आपने ऊपर एक मैंने मेगास्थनीज का आप देख लिए थे। ये आप चाहो तो एक अलग से हम मतलब पॉइंट बना देते हैं, लेकिन ये साहित्यिक स्रोत में ही आता है। वैसे 3 करना हो तो 3 भी कर सकते हो, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों द्वारा जो है स्रोत है वो कर सकते हो, लेकिन 3 ही कर सकते, 2 कर सकते हो, साहित्यिक और पुरातात्विक। जिसमें हो गया यूनानी हम ऊपर देख लेते, मेगास्थनीज जो उसको दिया था। चीनी यात्री है, चीनी यात्री दो महत्वपूर्ण चीनी यात्री थे, हेनसांग और फाहियान। 2 चीनी यात्री थे। इन यात्रियों के विवरण भारतीय सामाजिक, धर्म और प्रशासन की जानकारी मिलती है। अब हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में देख लिया। और जो है फाहियान जो हैं, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और उनकी जो समाज व्यवस्था प्रशासन की जानकारी उनकी किताबों में, फाहियान की जो बुक है वो है सी क्यू हेनसांग का सी क्यू की। और फाहियान फाहियान की जो पुस्तक है वो है फाह को की, और सहन संग जो पुस्तक है वो शी क्यूकी की, इसमें वर्णन मिलता है। ये हमारे चीनी यात्री हो गए, यूनानी यात्री मेगास्थनीज हो गए। इन सभी जो है, अब हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में एक विश्लेषण का अच्छा से वो समझ लिया। पुरातात्विक स्रोत हो गया। अब 4 इससे, इसके बाद हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि बेसिक है। और फिर उसके बाद हम 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर को एक साथ कर लेंगे। टोटल जो है 10, टोटल जो है हमारे पास 17 चैप्टर हैं, उसको हम देख लेंगे। पुरातात्विक स्रोत जो है, पुरातात्व इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। पुरातात्विक स्रोत है फ्रेंड्स। पुरातात्विक स्रोत जो हैं इसमें पुरातात्विक स्रोत के इतिहास में प्रामाणिक और वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हम अभिलेख जो हैं, अभिलेख जिसमें पत्थर स्तंभ और ताम्रपत्रों का अध्ययन करते हैं, अभिलेख और स्तंभ लेख का अध्ययन करते हैं। ये राजाओं द्वारा जारी किए जो हैं अभिलेख, राजा द्वारा जारी किए जाते थे। इसमें जो है प्रशासन, युद्धन, धर्म और जनता के बारे में किया जाता था। जैसे कि हम देखते हैं, उदाहरण के लिए जो है अशोक के शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इससे मौर्य प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार की जानकारी मिलती है। सिक्के, अब जिसमें अभिलेख और स्तंभ लेखों का अध्ययन। और दूसरा हमारा हो गया उस समय का सिक्कों का अध्ययन। प्राचीन सिक्कों की आर्थिक स्थिति, व्यापार और शासन जानकारी मिलती है, जिसमें राजा का नाम, चित्र और प्रतीक होते थे। विदेशी व्यापारी और वस्तुएं उपयोग की जानकारी भी मिलती है। सिक्के हो गए, अभिलेख, ये सब हो गया पुरातात्विक में हो गया। और तीसरा, हाँ, ये हो गया स्मारक और भवन। स्मारक और भवन जो है मंदिर मस्जिद महल, ये सब जो हो गए स्मारक हो गए। भवन होंगे स्थलाकृति, धार्मिक जीवन की जानकारी ये सब मिलती है। जैसे सांची का स्तूप, अजंता एलोरा की गुफाएं उस समय जो हैं, ये हमारा स्मारक और भवनों की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हमें पता चलता है। अभिलेख हो गए, ये सब आप एक्सप्लेन कर देना, आप जो भी हो। मूर्तियों और चित्रकला, मूर्ति और चित्रकला जो हो गए वो प्राचीन मूर्ति चित्रकला हो गया। उत्खनन हो गए, उत्खनन में जो हो गया। और उसके बाद में उत्खनन में जो हो गया कोई पुरातात्विक जमीन से खुदाई करने वाला प्राचीनतम खोज। जैसे इस समय हमें जो है
इस समय वो हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें उत्खनन के माध्यम से ही जानकारी मिलती है, मोहनजोदड़ो ये सब, राखी गद्दी के इतिहासों का, कालीबंगा ये सब के इतिहासों का हमें उत्खनन से ही मिलता है। इसमें प्राचीनतम नगरों, घरों, बर्तनों और सभ्यता की जानकारी मिलती है, जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब हमारा उत्खनन के माध्यम से पता चलता है कि उस समय की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पहलुओं पर हम अच्छे से समझ सकते हैं कि उस समय कैसा चल रहा था। अ, अब ये सब हम जब पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम एक बार देख लिए, अब क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हम जो BHIC का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास में हम साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम देख रहे हैं। साहित्यिक स्रोत भी हम दो भागों में बांट दिए थे, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में जनरली हमारे उसके हो गया, लौकिक में विदेश वगैरह ये द्वारा दिया गया था। धार्मिक साहित्य में भी वेद आ गए थे, ऋग, सामवेद, यजुर्वेद ये सब सारे आ गए थे, अरण्य उपनिषद ये सब। इसमें आ गए तो महाकाव्य, जो महाभारत, रामायण ये सब इनके सारे हैं। और इसी में लौकिक साहित्य में मान लो बौद्ध बौद्ध साहित्य ये सब, बौद्ध और जैन धर्म की ये सब जो भी हैं हमारे, वो प्राचीनतम इतिहास के जो हैं जानकारी वहाँ से मिलती है। ये सब कैसे कैसे अर्थव्यवस्था और राजनीतिक परिस्थितियों में कैसे करते थे। अर्थशास्त्र हो गया, इंडिका हो गया, ये सब ये पुस्तक है जो हमारे प्राचीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। संगम साहित्य, जो जिससे हमें दक्षिणी भारत के इतिहासों के बारे में जानकारी मिलता है। विदेशी यात्रियों में यूनानी, चीनी यात्री सब ये सब हो गए हैं। और पुरातात्विक स्रोत में हमें अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेख, स्तंभलेख ये सब सिक्के, मिट्टी के बर्तन से वो सब है पुरातात्विक, और स्मारक उत्खनन वगैरह से हड़प्पा, सांची वगैरह की जानकारी हमें मिलती है। ये सब जो हो गया जी हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा अप्रोक्स 16 मिनट का टाइम हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं 4 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आप इसे आप पॉज करके भी देख लेना। नॉर्मली हम ऊपर के जो भी हम पढ़े हैं और उसी को क्वेश्चन में जो है उसी को लाए गए हैं, लेकिन थोड़ी सी अच्छे से डिटेल से लाए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो 300 से 400 वर्ड में होगा। संक्षेप में जो है संक्षिप्त में उन श्रेणियों पर चर्चा करिए जिनमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में विभाजित किया गया है। मतलब जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की कैसे मिलता है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं। स्रोतों जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थानों के जानने के लिए हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। और ऊपर हम वही पढ़े थे, साहित्यिक और वही है मेन। साहित्यिक स्रोत जो हैं, साहित्यिक स्रोत में जो हैं, साहित्यिक स्रोत में प्राचीनतम, धार्मिक ये सब सांस्कृतिक दो भागों में बांटा गया, धार्मिक और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण ये सब वेद, रामायण, पुराण ये सब आ जाते हैं। और जीवन, धर्म, और जिसमें महाभारत वगैरह की जानकारी मिलती है, कैसे उस समय चल रहा था। मौर्य काल की जानकारी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के अर्थशास्त्र के पुस्तक से मिलती है। और लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र, इंडिका, संगम साहित्य ये सब लौकिक साहित्य है। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म की जो है ये सभी भी वहाँ से मिलती है। मेगास्थनीज विदेशी यात्रियों द्वारा जो साहित्यिक स्रोत है उनसे हमें वो जानकारी मिलती है। जो भी हम जानकारी क्या मिलती है, तो भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में जो है, पुरातात्विक स्रोत में हम खुदाई और खोज किए गए उत्खनन ये सब आ जाते हैं। सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियों, चित्रकला, उत्खनन, मूर्ति ये सब हम पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जानते हैं। ऊपर देख लिए, ऐसे ही थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, अगर स्लो लग रहा होगा तो आप इसको कम स्पीड करके देख लेना। अभिलेखों में जो राजाओं की नीतियों और प्रशासन, धर्म की जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेख जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिक्कों, व्यापारों, आर्थिक स्थितियों के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। मंदिर, स्तूप, आश्चर्यकर्ता ये सब धार्मिक जीवन को दर्शाते हैं। उत्खनन से हम देख लिए थे। इस प्रकार पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत जो हैं से भारतीय इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण रूप मिलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राचीन भारत में बुद्ध के समय से लेकर गुप्त काल तक सिक्कों के ऐतिहासिक विकास का टिप्पणी करिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ भी आता है, आप इसी में से जो भी पॉइंट है वो सारा थोड़ा बहुत समझ कर आप लिख देना। लगभग पॉइंट जो है 90% तक सेम ही होते हैं। प्राचीन भारतीय के इतिहास में बुद्ध से लेकर गुप्त काल के सिक्कों के ऐतिहासिक विकास का टिप्पणी करिए। प्राचीन भारत में जो है बुद्ध से लेकर गुप्त काल के ऐतिहासिक स्रोत के जो हैं हम देते हैं। प्राचीन भारत में सिक्कों के इतिहास या आर्थिक, सांस्कृतिक महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। बुद्ध
से लेकर गुप्त काल के समय सिक्कों को नियंत्रण परिवर्तन को विकसित देखने को मिलते हैं हमें। मिलते हैं इन सिक्कों का तत्कालीन व्यापार, शासन व्यवस्था, धर्म तथा कला की जानकारी प्राप्त होती है। बुद्ध के समय अर्थात 36 शताब्दी पूर्व से प्राचीन सिक्कों का प्रचलन हुआ है, जिसमें आहत सिक्के जो हैं वह चांदी के बने हुए होते थे। उन पर विभिन्न चिन्हों अंकित होते थे। चिन्ह सिक्कों पे जो है रजाओ सिक्कों का उपयोग व्यापार और विनिमय के लिए किया जाता था। महाजनपदों में बौद्ध मौर्य साम्राज्य और इसका व्यापार प्रचलन है। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के समय में सिक्कों का प्रयोग अधिक व्यवस्थित हुआ। मौर्य काल में राजा का नियंत्रण मुद्रा व्यवस्था और विदेशी व्यापार व्यवस्था पर भी हुआ था। मतलब कुल मिलाकर वो जो है बुद्ध से लेकर जो है सिक्कों का अध्ययन, मतलब जैसे जैसे उसमें हम बौद्ध धर्म भी वगैरह इससे आए थे। बुद्ध धर्म अशोक के समय ही हुआ था, जिस समय यहाँ सिक्के वगैरह चलाए गए थे, जिससे विदेशी व्यापार वगैरह ये सब हो रहे हैं। मौर्य काल में इंडो ग्रीक शक कुषाण ये सब विदेशी व्यापारियों के साथ जो है व्यापार होते थे। सिक्कों और रजाओं आकृति ये सब कुषाण वंश जो है कनिष्क के समय में सोने के सिक्के चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के जो कुषाण वंश के चलाए गए थे इसमें, और चांदी के सिक्के मौर्य काल में, जिसे आहत सिक्के भी कहते हैं। सिक्कों में यूनानी ये सब, भारतीय देवी देवताओं संस्कृति ये सब है। गुप्त काल में भारतीय सिक्कों का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुप्त काल में जो भारतीय सिक्कों का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। संगम जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में स्वर्ण मुद्राएं अत्यंत सुंदर और कलाकृति थे। इस सिक्कों में राजाओं की विभिन्न मुद्राओं, युद्ध और धार्मिक अंकित किया जाता था। बौद्ध धर्म इस प्रकार जो है बुद्ध के समय गुप्त काल और भारत के सिक्कों का चित्रकलन ये सब आपकी जानकारी मिलती है। हम इसको पॉज करके भी 1-2 बार पढ़ सकते हो, या PDF से एक बार पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में बौद्ध और जैन धर्म का मूल्यांकन करिए। वहाँ हम थोड़े शॉर्ट में पढ़े थे, यहाँ जो है हम इसके थोड़े से अच्छे से पढ़ पाएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में बौद्ध और जैन धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये साहित्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि समाज की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। विशेष रूप से 36 शताब्दी में ईसा पूर्व में प्रारंभ होकर मौर्य काल में इतिहास का पुनर्निर्माण का बड़ा योगदान मिलता है। बौद्ध धर्म के साहित्यिक महत्व जो है बौद्ध धर्म में जो है उपदेश वगैरह दिए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है त्रिपिटक है, विशुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक शामिल है। इस ग्रंथों में बौद्ध धर्म में नियम, उपदेश, दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। जातक कथाएं एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म के कथाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें व्यापार, निगम, कृषि, सामाजिक व्यवस्था चित्र मिलता है। बौद्ध धर्म साहित्य मगध मौर्य साम्राज्य के रूप में अशोक के समय में जानकारी मिलता है। मतलब कुल मिलाकर जो है बौद्ध धर्म के ये जो त्रिपिटक, अभिधम्म ये सब पिटक है, इसमें जो है बौद्ध धर्म की उपदेश और इनकी जानकारी मिलती है। ये जातक कथाएं जो बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म की जो पुनर्जन्म के कहानियों का उल्लेख है। जैन धर्म का जो है साहित्यिक महत्व जो है जैन धर्म से महावीर के जीवन, जैन धर्म से सिद्धांतों का प्रचालन, भारतीय समाज की जानकारी मिलती है। और जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ को आगम कहा जाता है। और अगर जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति कर लेते हो तो उसे केवल कहते हैं। इस ग्रंथों का धार्मिक दिशाओं के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों, जैन धर्म में विभिन्न जनपद गतिविधि ये सब जीवन उल्लेखित हैं। इस समय का आर्थिक स्थिति विज्ञान है, मूल्यांकन ये सब आप एक बार देख लेना, उसका कंक्लूजन हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर चीनी बौद्ध यात्रियों फाहयान और हेनसांग
हेनसांग है, वो गलती हो गया मिसप्रिंट। और लेख के विवरणों को ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालें। ये थोड़े हम ऊपर हम देख लेते। जो चीनी यात्री थे फाहियान जो हैं उसकी फोक्यू की बुक का नाम है, और हेनसांग जो है इसका शेक्यू नाम है, जिसमें भारतीय इतिहास के जो हैं जानकारी देते हैं। और हेनसांग को जरा हेनसांग को जो है यात्रियों को राजकुमार कहते हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 5 साल अध्यापक रह के भी शिक्षा दिया था। प्राचीन इतिहास के अध्ययन में चीनी बौद्ध यात्री का विभिन्न अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। फाहियान और हेनसांग ये 2 यात्री हैं जो हैं। और इत्सिंग भी जो एक चीनी यात्री थे उनका भी ज्ञान मिलता है, लेकिन इसमें बस हम 2 को हमें बताना है। भारतीय इतिहास में आए थे और विभिन्न विवरण तत्कालीन सामाजिक ये सब राजनीति ये सारे में ये वाली पॉइंट जो है ना, राजनीतिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक ये सब जो है बीच बीच में आप हर पॉइंट में आप लगा सकते हो, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो। फाहियान का विवरण जो है, फाहियान जो 5वीं सदी, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था 5वीं सदी में। इसमें इसका यात्रा वंश गुप्तकालीन भारत में शांति समृद्धि व्यवस्था और प्रशासन में वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार सुखी था और अपराध बहुत कम थे, जिससे बौद्ध धर्म की विवाह स्तूप और शिक्षा केंद्र की जानकारी मिलती है। फाहियान के समाज धार्मिक सहिष्णुता लोगों की जीवन गतिविधि ये सब मिलती है। हेनसांग जो हैं हेनसांग 7वीं और हर्षवर्धन के दरबार में आया था। 15 वर्षों तक इसने भारत में रहकर विभिन्न क्षेत्रों में पूर्णतः शिक्यू पुस्तक का नाम लिखा था। 15 वर्षों तक भारत में रहा था। हेनसांग का तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था प्रशासन शिक्षा समाज और धर्म विस्तृत वर्णन है। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थियों को शिक्षा भी दिया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में धार्मिक स्थिति से भारत और चीन के सांस्कृतिक संबंधों की जानकारी मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये जो है ख़त्म हो गया। और आप और आगे देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब 20 लाइक के बाद जो है इसके PDF आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आपको आएगा वो 2-2 3-3 चैप्टर का एक साथ आ जाएगा। अप्रोक्स 30-40 मिनट में जो है वो कवर कर देंगे। मतलब कुल मिला के 5 वीडियो लेक्चर और आएंगे। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। और सारे भी जो हैं इनके वो मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।